दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बेहतर होंगे। तो आपको स्वागत है जीएस विथ अमित सर यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। और जैसा कि पिछली क्लास में हम लोगों ने मध्य प्रदेश के वनों का वर्गीकरण किया था और उसमें जाना था हम लोग कि मध्य प्रदेश के वर्गीकरण में किन किन आधारों पर हमने मध्य प्रदेश में वर्गीकरण किया, जैसे कि जलवायु के आधार पर, प्रशासनिक आधार पर, प्रजाति के आधार पर और प्रादेशिक आधार पर। इनके बारे में हमने इसको पूरा जाना था कल, और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं इन्हीं में से एक टॉपिक है आज हमारा जलवायु के आधार पर। इसके विषय में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जलवायु के आधार पर वनों को कैसे डिवाइड किया गया है मध्य प्रदेश पर। तो क्या है हमारा आज का वर्गीकरण, क्या है? जलवायु के आधार पर। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमेट, है ना, जलवायु के आधार पर हम क्या कर रहे हैं? वनों का वर्गीकरण। लिख लें आप, जलवायु के आधार पर। ठीक, अब जैसा कि हमने 3 वर्गीकरण समझे थे, तो अब इन्हीं 3 वर्गीकरण को अलग अलग करके हम लोग समझने की कोशिश आज करेंगे। तो एक क्रम से हम लोग करेंगे कि पहले शुष्क पर्णपाती, फिर इसके बाद आर्द्र पर्णपाती, है ना, और पर्णपाती। तो याद रखना, आपको एक चीज याद रखना है कि ये जो सारे वन हैं ये कैसे हैं? पर्णपाती वन हैं। पर्णपाती वन का मतलब ये है कि ऐसे वृक्ष, पहले आप यहाँ थोड़ा सा एक चीज समझ लें, फिर इसके बाद हम लोग क्लाइमेट अलग से इनको करेंगे। जो पर्णपाती होता है, पर्णपाती का मीनिंग ये है कि ये जो पेड़ हैं ये ऋतुवत होते हैं। कैसे होते हैं? ऋतु के अनुसार अपने पत्ते क्या करते हैं? गिरा देते हैं। क्या है? गिरा देते हैं। और एक विशेषता याद रखना कि ये जो वन होंगे यहाँ इमारती लकड़ियां भी आपको मिलेंगी। ठीक, इमारती लकड़ी मिलेंगी। इनके जो तने होंगे, तने वे कैसे होंगे? मजबूत होंगे। कैसे होंगे? मजबूत होंगे। ठीक, और इमारती क्यों है? क्योंकि शाइनिंग इनके अंदर ज़्यादा होती है, इनमें जाइलम की मात्रा ज़्यादा होती है इन पेड़ों पे। जैसे कि आप देखेंगे कि सागौन का पेड़ है, सागौन के पेड़ में फर्नीचर बहुत अच्छे बनते हैं। ऐसे साल के पेड़ हैं। तो इस तरह, और साथ ही साथ इनके अब प्रवृत्तियां अलग अलग चेंज होंगी। जैसे कि आर्द्र का मतलब है मॉइस्ट, यानी कि जिस क्षेत्र में थोड़ा पानी ज़्यादा है। ऐसे क्षेत्र जो कि ये कैसे हैं? सेमी मॉइस्ड है। कुछ होंगे ड्राई का मतलब है कि एकदम शुष्क होंगे, और कुछ होंगे जो पूरी तरह से ऐसे ही डेसिडुअस होंगे, है ना, डेसिडुअस होंगे। तो इस तरह की अलग अलग होंगे। तो आपको इतनी बातें याद रखनी है कि ऐसे पेड़, कैसे? ऐसे पेड़ जिनमें इमारती लकड़ी हैं लेकिन वो ऋतुवत के अनुसार अपने पत्ते गिरा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों ने देखा होगा, क्योंकि इवन पूरे मध्य प्रदेश में जैसे कि वन कैसे पाए जा रहे हैं? पर्णपाती ही पाए जा रहे हैं। यहाँ की जो क्लाइमेट है, क्लाइमेट कैसी है? मानसूनी है, मानसूनी क्लाइमेट है। और यहाँ दोनों सागरों से वर्षा मिलती है, 2 शाखाओं से, अरब वाले से और बंगाल की खाड़ी से। ठीक, बंगाल की खाड़ी से, इन दोनों से जो है तो वर्षा पाई जाती है। तो जब हम लोग वर्षा का टॉपिक पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। लेकिन अभी आपको यहाँ इतना ये बात समझनी है कि मध्य प्रदेश में सिर्फ पर्णपाती प्रकार के ही वन पाए जाएंगे। यानी कि आपने देखा होगा कि ऐसे पेड़ जिनकी ये जो छालें हैं, ये इस छाल में मोटापन होगा। कैसा होगा? मोटापन होगा। छालों के ऊपर जो है तो मोटापन होगा, और उस छाल को आप निकालोगे तो फिर एक चिकना पार्ट निकलेगा। ऐसे इनके जो पत्ते होंगे, इसके पत्ते आप देखेंगे कि ऋतु के अनुसार, जैसे आप कहें कि बैसाख के महीने में
पेड़ अपने पत्ते गिरा देते हैं। जिस समय लू बहती है, गर्मी के सीजन में, आप कहें ग्रीष्म ऋतु में ये अपने पत्ते गिराते हैं। ठीक, तो आपको इस तरह ये पेड़ों में ये विशेषताएं मिलेंगी। तो ऐसा क्या कर रहे हैं कि अपने आप को सस्टेन करने के लिए ये पेड़ अपनी पत्तियों को गिराते हैं, क्योंकि अपनी नमी को बचा के रखें। जड़ें गहरी होती हैं, छाल इनकी मोटी होती है, क्योंकि ताकि ये अपनी नमी को बना के रखें। और अलग अलग ये जैसे बदलते जाएंगे, तो जहाँ ड्राई वाले होंगे वहाँ बबूल जैसे पेड़ होंगे, क्योंकि उनकी पत्तियाँ भी सगरी हो जाएंगी। जो अर्ध वाले में होंगे उनकी पत्तियाँ थोड़ी चौड़ी होंगी। तो इस तरह की अलग अलग विशेषताएं होती हैं। तो आज हम लोग समझने जा रहे हैं जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश में वनों को। तो पहला जो हमारा वन है, तो हमने कहा कि पर्णपाती वन को पहले समझते हैं हम लोग कि पर्णपाती वन, ठीक है, कौन सा? पर्णपाती। अच्छा, एक चीज और पहले समझ लें आप कि आप लोगों में एक शब्द और सुनने को मिलता है, उष्ण। क्या शब्द मिलता है? उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध ये शब्द सभी वनों में यूज होता है, जैसे उष्ण कटिबंध पर्णपाती वन, उष्ण कटिबंधीय अर्ध पर्णपाती वन, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। तो इसका मतलब क्या है उष्ण कटिबंध का? उष्ण कटिबंध का मतलब ये है कि जैसे हमारा ये ग्लोब है, इस ग्लोब में ये इक्वेटर लाइन है, और इसके बाद से जो है तो ये 30 के एवरेजन का जो एरिया होता है, और इधर के 30 का एवरेजन का एरिया जो होता है ये, तो यहाँ से इतना जो ये क्षेत्र होता है, ये जो क्षेत्र है, इसे हम उष्ण कटिबंध बोलते हैं। मतलब कि इस क्षेत्र में जो सन है, जो सन होता है, वो साल भर प्रत्येक अक्षांशों में, यहाँ जैसे कि यहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होती है, यहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होती है, तो इनके मध्य में, इन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के मध्य में सन जो है तो साल भर प्रत्येक अक्षांश में साल में एक बार 90 का कोण बनाता है। जब 90 डिग्री का कोण बनाता है तो यहाँ सूर्य का प्रकाश, जो सन रेज होती हैं, वो ज़्यादा पड़ती हैं। इस वजह से इस क्षेत्रों में आपको गर्मी की जो है तो मिलेगी। ठीक, तो इस हिसाब से इस पूरे टॉपिक को हम क्या बोलते हैं? कटिबंध, उष्ण कटिबंध। मतलब समझ में आ रही बात? और दो अक्षांशों के मध्य जो क्षेत्र होता है, ये जैसे दो अक्षांश है, इनके मध्य के क्षेत्र को हम कटिबंध बोलते हैं। तो ये क्या हो गया? दो अक्षांशों के मध्य का क्षेत्र कटिबंध। और उष्ण का मतलब है कि इस क्षेत्र में सन की जो है तो गर्मी ज्यादा आ रही है, सनरेज आ रही है। तो इस तरह से आप ये उष्ण कटिबंध आप समझ लिए हैं। तो अब यहाँ हम पूरा न लिख के, उष्ण कटिबंध न लिख के, हम डायरेक्ट लिखते हैं पर्णपाती वन। कैसा? पर्णपाती वन। अब ये पर्णपाती वन, ठीक, ऐसे ही अर्ध पर्णपाती वन। कैसा? अर्ध पर्णपाती वन, ठीक है। और नेक्स्ट कौन सा है? शुष्क पर्णपाती वन। शुष्क पर्णपाती वन, ठीक है। तो ये आपको समझ आया कि इस तरह करके ये 3 प्रकार से वन है। अब इन 3 प्रकार के वनों को अलग अलग तरह से हम इनको समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला आप समझें कि जो पर्णपाती वन है, ये पर्णपाती वन क्या है कि 75 से, जैसा कि हमने पहली क्लास में भी बताया था कि 75 और आप कहीं कहीं आपको 50 भी मिलेगा, 50 सेंटीमीटर। इससे लेके, इस एवरेज से लेके 100 सेंटीमीटर तक के वर्षा जहाँ होगी, कि वर्षा वाले क्षेत्र, की वर्षा वाले क्षेत्र, जो ये वर्षा वाले क्षेत्र होंगे, इन्हीं क्षेत्रों में ये वन पाए जाएंगे। ठीक है, एक बात तो आपने समझा कि 50 या 75 के मध्य से लेके जितने भी ये क्षेत्र पाए जाएंगे आपके, उन्हें हम क्या बोलेंगे? पर्णपाती वन। अब ये क्षेत्र कैसा? हमने क्या कहा कि यहाँ जो पेड़ मिलेंगे कैसे मिलेंगे? उत्तम किस्म के होंगे। उत्तम किस्म के कैसे? इमारती लकड़ी होंगी। ठीक, हमने एक बात बताई आपको कि इस क्षेत्र में इमारती लकड़ियाँ पाई जाती हैं। अब ये क्षेत्र हैं, तो जब इमारती लकड़ी हैं तो अब इनको हमें यहाँ सिर्फ इतना समझना है कि ये किस रीजन में पाए जाते हैं और कौन कौन से हैं। तो पहले आप यहाँ देख लो कि
वृक्ष कौन कौन से पाए जाएंगे, फिर इसके बाद रीजन्स को, हम क्षेत्र को मैप के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि किन किन क्षेत्रों में कैसे रीजन्स में ये पाई जाएंगी। तो यहाँ जो है तो सागौन है, शीशम है, शीशम लिखते चलेंगे आप लोग भी, सागौन, शीशम, नीम, पीपल, ठीक है, आदि पेड़ होंगे। ठीक, आदि पेड़। अब इनके हम क्षेत्र की बात कर लेते हैं। तो क्षेत्र को हम मैप के माध्यम से आपको बताते ताकि उसे समझना आपके लिए और भी आसान हो जाए। ठीक है, तो चलिए मैप के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। तो ये जो ऐसे वन हैं, ये हम बात कर रहे हैं किसके, पर्णपाती वन वाले। ठीक है, पर्णपाती वन की बात हम कर रहे हैं। तो इन क्षेत्रों में आप इन्हें समझें कि ये जो क्षेत्र हैं, तो ये किन किन क्षेत्रों में मिलेंगे। सॉरी, पेन। ठीक, तो यहां समझने की आपको कोशिश करना है कि किन किन क्षेत्रों में ये आपको मिलेंगे। तो देखिए, पहली बात तो आप यहां मंडला से उठाएं, ये मंडला वाला क्षेत्र जो है यहां से। ठीक, तो मंडला हो गया, और यहां से सीधी ले, तो सीधी, मंडला, तो ये बेल्ट पकड़ना आप। ठीक है, फिर बालाघाट, बालाघाट के बाद इधर से आप देखेंगे ये छतरपुर वाला क्षेत्र। ठीक, यहाँ भी वर्षा की मात्रा कम होगी। ऐसे ही आप यहाँ से आगे की तरफ बढ़ेंगे तो पन्ना बढ़ के चले आएंगे। ठीक है, पन्ना, इधर से आप ये वाले रेंज में जाएंगे, बालाघाट से सिवनी, और आगे की तरफ बढ़ते हुए चले जाएंगे यहाँ से तो छिंदवाड़ा, इस छिंदवाड़े में भी जाएंगे। इधर से आप निकलेंगे तो ये दमोह वाला क्षेत्र देखेंगे, और यहाँ से ये निमाड़ वाले क्षेत्र तक इधर के क्षेत्रों में ये पाए जाएंगे। तो इस तरह आपको ये क्षेत्र में मिले कि अब यहाँ से ये पूरा बेल्ट आपको समझ आया कि ये जो पूरा बेल्ट ऐसे आपको बनेगा, ये बेल्ट, ये पूरा बेल्ट इस तरह आपको ये बना। तो यहाँ कौन से हमारे वन पाए जा रहे हैं भैया इन क्षेत्रों में? जैसे हमने कहा कि निमाड़ वाले क्षेत्र हो गए, बैतूल हो गया, होशंगाबाद हो गया, छिंदवाड़ा हो गया, सिवनी हो गया, बालाघाट, मंडला, सिवनी, सीधी, छतरपुर, पन्ना, इन क्षेत्रों में जो है, और मालवा के जो क्षेत्र ये आ रहे हैं, ये जो मालवा के क्षेत्र आ रहे हैं, है ना, तो इन क्षेत्रों में कैसे वन पाए जा रहे हैं? सब ये पर्णपाती वन पाए जा रहे हैं। एक चीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि हम लोग जब इसका फिजिकल डिवीज़न पढ़ रहे थे मध्य प्रदेश का, तो हमने यहाँ कुछ बताया था जलवायु कैसी होगी। तो आप यहाँ कमेंट बॉक्स में ये करके बताएंगे कि मालवा की जो जलवायु है तो सम जलवायु के अंतर्गत आती है या विषम जलवायु के अंतर्गत आती है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो आपको इतना तो समझ आया कि निमाड़, बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, मंडला, सीधी, छतरपुर, टीकमगढ़, इन सभी क्षेत्रों में आपको किस तरह के वृक्ष मिल रहे हैं? पर्णपाती वन। अब चलिए नेक्स्ट वन की तरफ हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट वन हमारा कौन सा है। तो नेक्स्ट वन में हम चलते हैं अपने आर्द्र पर्णपाती पर। आर्द्र पर्णपाती वन को भी हमने बताया था कि ये जो वन है कि कैसे हैं, वर्षा के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं जलवायु के आधार पर। तो आर्द्र का मतलब है कि ऐसे क्षेत्र जहां इससे ज़्यादा वर्षा होती हो, इस वाले क्षेत्र से ज़्यादा वर्षा होती हो। तो 50 का 100 का तो हमने ले लिया, तो 100 से लेके 125 या 20 सेंटीमीटर वाले जो क्षेत्र में वर्षा होगी, इतने की वाले क्षेत्र में वर्षा वाले क्षेत्र, कौन से? वर्षा वाले क्षेत्र। ये जो वर्षा वाले क्षेत्र हैं, इनमें जो वर्षा हो रही उस आधार पर वहां पाए जाने वृक्षों को हम क्या बोलेंगे? आर्द्र पर्णपाती वन। तो कैसे हम वर्षा के आधार पर इनको समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और इसे और भी बढ़ा के लिख सकते हो आप, 150 सेंटीमीटर तक भी आप लिख सकते हो। 125 से जो है तो 150 सेंटीमीटर तक। तो 100 से, ये मानिए कि 100 से जितनी हाई वर्षा इधर मध्य प्रदेश में होगी,
उस पूरे वन में, उस पूरे क्षेत्र में जो वन पाए जाएंगे उन्हें हम आर्द्र पर्णपाती वन कहेंगे। अब ये वन जो हैं तो इनमें पत्तियां भी अच्छी होंगी। जब पत्तियां अधिक होंगी तो यहाँ से वनोपज संसाधन जो हैं, जंगलों से प्राप्त होने वाले उत्पाद, इनको कलेक्शन करने के लिए आसानी होगी। तो यहाँ क्षेत्र में कैसे होंगे, पानी वाले पेड़ जैसे होंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे जामुन, इसमें पेड़ पानी ज़्यादा होता है, तो उस तरह के पेड़ आपको मिलेंगे। तो अब यहाँ इस क्षेत्र में हम क्या कह रहे हैं कि इसमें वनोपज वाले पेड़ मिलेंगे, वनोपज वाली चीज़ें मिल जाएंगी, क्योंकि यहाँ पानी की मात्रा ज़्यादा है। तो ये जो है तो हरे भरे रहेंगे और साथ ही साथ इनमें लकड़ी भी आपको मिल जाएगी। ठीक, जलावन आपको लकड़ी भी मिल जाएगी। तो अब इस क्षेत्र में किस तरह के पेड़ पाए जाएंगे, तो इस क्षेत्र में आप समझें कि यहाँ जैसे कि हमने कहा जामुन, जामुन पाया जाएगा, महुआ का पेड़ पाया जाएगा, हर्रा का पेड़ पाया जाएगा। किसका पेड़, हर्रा, आप लोग लिखते चलेंगे, हर्रा का पेड़ मिलेगा। ऐसे ही सेजा का पेड़ मिलेगा, किसका, सेजा का पेड़ आदि। तो अब आप समझे कि इस तरह के अनेक पेड़ आपको यहाँ मिलेंगे। ठीक है, तो अब इनका क्षेत्र, इनका भी क्षेत्र वही है जैसे उमरिया है, शहडोल है, सीधी वाला क्षेत्र है। तो यहाँ भी इन क्षेत्रों में भी इसी तरह के वन पाए जाएंगे, क्योंकि ये भी पहाड़ी वाले क्षेत्र हैं, यहाँ भी वर्षाएं हो रही। तो अब इनके क्षेत्र भी वही पाए जाएंगे, तो आप इनके भी क्षेत्र लिख लो। ठीक है, तो इनके क्षेत्र भी ऐसे ही कुछ पाए जाएंगे। तो इनके क्षेत्र में जैसे कि बालाघाट का क्षेत्र पाया जाएगा। ठीक, इधर आपका सीधी वाला क्षेत्र भी पाया जाएगा, शहडोल वाला क्षेत्र भी पाया जाएगा, ऐसे ही मंडला का क्षेत्र पाया जाएगा, डिंडोरी का क्षेत्र पाया जाएगा। ठीक, तो इस तरह करके, और ये उमरिया वाला क्षेत्र भी पाया जाएगा। तो इस तरह इस क्षेत्र में इन वनों की मात्रा पाई जाएगी। तो इस तरह कुछ आपको ये बेल्ट बनेगा। ठीक, ये बेल्ट यहाँ अनूपपुर में भी। तो इन क्षेत्रों में आपको वन देखने को मिलेंगे। तो हमने कौन कौन से कहे, मंडला है, बालाघाट है, सीधी है, और शहडोल है, उमरिया है, डिंडोरी है। तो इन क्षेत्रों में जो वन पाए जाएंगे वो आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाएंगे। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं शुष्क पर्णपाती वन की तरफ, और ये समझने की कोशिश करते हैं कि शुष्क पर्णपाती वन किन क्षेत्रों में पाए जाएंगे। ठीक, तो नेक्स्ट है हमारा शुष्क पर्णपाती वन। तो इसे हम लोग इधर लिख लेते हैं, शुष्क पर्णपाती वन, शुष्क पर्णपाती वन। ठीक, तो अब शुष्क पर्णपाती वन को समझें कि अब 75 से, अब जितनी भी 75 से जो कम होगा, तो इसका एक एवरेज है 25 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर। अब समझें कि ये 25 सेंटीमीटर क्यों, भाई हम इसे लिखने को 1 से भी 75 लिख सकते थे, तो हमने 1 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर क्यों नहीं लिखा। सबसे पहला सवाल ये कि 25 सेंटीमीटर के बाद फिर कौन से क्षेत्र आते हैं कि जहां अगर इससे कम वर्षा होती है, तो इसे आप नोट करके लिख लें कि वह क्षेत्र जहां 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, उसे या उस क्षेत्र को मरुस्थल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मरुस्थल कहते हैं। अब याद रखना कि भारत में मरुस्थलों की संख्या जो है, तो मरुस्थल 2 प्रकार के होते हैं। मरुस्थल कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। एक मरुस्थल होता है शीत मरुस्थल, जिसमें बेहतर एग्जाम्पल आप लिख लो लद्दाख, और एक होता है शुष्क मरुस्थल,
कौन सा? शुष्क मरुस्थल, जिसमें आपको जानते होंगे थार का मरुस्थल, ये राजस्थान। तो ये बातें याद रखना कि 25 सेंटीमीटर हमने क्यों नहीं लिखा। तो इतनी बातें आपको ये क्लियर होनी चाहिए कि 25 से क्या है। तो अब आप समझे कि इन क्षेत्रों में इतने वर्षा वाले जो क्षेत्र होंगे, वर्षा वाले क्षेत्र, यहाँ जो वृक्ष पाए जाएंगे, इस वर्षा वाले क्षेत्र में जो वृक्ष पाए जाएंगे, उन्हीं वृक्ष को हम बोलेंगे शुष्क पर्णपाती वन। अब इन क्षेत्रों में भी आपको वनोपज तो मिलेगा और लकड़ियां भी मिलेंगी, लेकिन इन क्षेत्रों में आपको इमारती लकड़ियां ज़्यादा नहीं मिलेंगी, मिलेंगी लेकिन आंशिक रूप से कम पर आपको लकड़ियां यहाँ मिलेंगी। ठीक, इस बात को आपको याद रखना, इमारती लकड़ी तो मिलेंगी लेकिन कम। तो कैसी? आपको वनोपज भी मिलेगा, वनोपज आपको वनोपज मिलेगा एक बात, और इमारती लकड़ी भी मिलेंगी, इमारती लकड़ी आंशिक रूप से, ठीक है, आंशिक रूप से प्राप्त होंगी। समझ आ रही बात? आंशिक रूप से प्राप्त होंगी इस क्षेत्र में। अब इस क्षेत्र में जब इस तरह की लकड़ी प्राप्त होगी, तो अब देख लेते हैं कि कौन कौन सी यहाँ लकड़ियाँ आपको मिलेंगी। तो यहाँ का पेड़ समझे हम, तो बबूल, आप लोगों ने देखा होगा बबूल में छोटे छोटे जो तो पत्ते होती हैं छोटी छोटी, और उसमें उसकी छाल भी बहुत मोटी होती है और उसमें कांटे होते हैं। उसी तरह पलाश के पेड़ आपको मिलेंगे। ठीक, आप लोग पलाश भी अगर जानते हो तो पलाश मिलेगा, जिसे आम बोलचाल में शायद छूला बोलते हैं, अब आपके इधर क्या बोलते हैं हमें पता नहीं। तो इसके पेड़ मिलेंगे। ऐसी तरह आपको हल्दू का पेड़ मिलेगा। किसका? हल्दू का। आपको शीशम भी यहाँ मिलेंगे, शीशम भी आपको मिलेंगे। इसी तरह आपको सागौन के पेड़ भी इस क्षेत्र में मिलेंगे। ठीक, सागौन के पेड़ मिलेंगे, आदि ऐसे पेड़ आपको यहाँ मिलेंगे। तो आप लिख लो आदि। तो ये संपूर्ण इस तरह के पेड़ आपको इन क्षेत्रों में देखने को मिलेंगे। अब इनके अगर बात करें कि इनका क्षेत्र कौन सा है, तो उत्तर जो मध्य का क्षेत्र है, उत्तर मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में जैसे कि श्योपुर, सिवनी वाले वो पूरा बेल्ट, चंबल वाला क्षेत्र लेके इधर मंदसौर वाला क्षेत्र, तो इन पूरे क्षेत्रों में आपको वह यही वन मिलेंगे। ठीक, तो जैसे कि ये क्षेत्र है, ठीक, और इस क्षेत्र में आपको ये वन देखने को मिलेंगे। जैसे कि ये पूरा जो क्षेत्र है, ये यहाँ तक का ये क्षेत्रों में आपको ऐसे ही वन यहाँ देखने को मिलेंगे। तो आप इन्हें लिख लें, श्योपुर, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, है ना, शिवपुरी, गुना, मंदसौर, नीमच, इन पूरे क्षेत्र में जो ये आपको वन मिलेंगे, यहाँ पाए जाएंगे शुष्क वाले वन। ठीक, तो अब आपको समझ आ रहा होगा कि किस तरह के यहाँ वन पाए गए। एक चीज आपको और यही बता दें हम कि मध्य प्रदेश में भी आप जब हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ते हैं, कौन सी ज्योग्राफी? इंडियन ज्योग्राफी जब पढ़ते हैं हम, तो पढ़ते हैं पर्वतीय वन। कौन से? पर्वतीय वन। इसे हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में लिख लेते हैं। कौन से? हम लोग पढ़ते हैं पर्वतीय वन, पर्वतीय वन। और उन वनों को, पर्वतीय वनों को हम लोग कई भागों में डिवाइड करते हैं। बात को समझना आपकी, कई भागों में डिवाइड करते हैं, और इन्हीं पर्वतीय वनों को दक्षिण भारत में सोलास बोला जाता है। ठीक, सोलास के वन बोले जाते हैं। अब इन वनों को मैं क्यों बता रहा हूं आपको, ये आपको ज्यादा समझना है, क्योंकि मध्य प्रदेश में दो पर्वत श्रृंखलाएं हैं। एक पर्वत श्रृंखला है, एक का नाम है, जैसे ये है,
ठीक, आप समझते चलना। एक पर्वत श्रृंखला हमने ये बनाया विंध्यन, ठीक है, विंध्यानवन या विंध्यांचल, और सेकंड है सतपुड़ा। ठीक, सेकंड कौन सी है? सतपुड़ा। सतपुड़ा, इनके जो ऊपरी हिस्से में जो पेड़ पाए जाते हैं, यही पर्वतीय पेड़ भी यहाँ पाए जाते हैं। तो याद रखना आप कि यहाँ भी पर्वतीय वन पाए जाते हैं। अब एक्चुअल में इन वनों को हम लोग ना पढ़ के नहीं पढ़ते, इन्हीं को हम लोग किस में डाल देते हैं? आर्द्र वाले में, कि आर्द्र पर्णपाती वन, जिसे हमने लिख दिया कि 150 सेंटीमीटर तक की वर्षा वाले क्षेत्र में आते हैं। तो इस बात को याद रखना कि हो सकता है कि अभी तो नहीं पूछा गया, कभी हो सकता है कि प्रश्न पूछ ले कि सोलहास क्या होते हैं। तो आप याद रखना कि पर्वतीय वनों को सोलहास वन के अंतर्गत या सोलहास के नाम से जाना जाता है। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं, लेकिन आप ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये क्लासेस कैसी लगती हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, कमेंट करें और अपनी राय बताएं कि आपको ये क्लासेस कैसी लगती हैं, कितना इनमें और जो है तो इन डेप्थ बात करनी चाहिए, क्योंकि अभी हम लोग सिर्फ क्लासेस प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, मेंस के अकॉर्डिंग नहीं, खास तौर से पीसीएस के हिसाब से। तो आप अपनी कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। जय हिंद, टेक केयर।